एक बुजुर्ग महिला अपने पति से कह रही है कि हमारा जो बेटा 13 दिन पहले इस दुनिया से गया है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं गया है। हमारे घर का कोई सदस्य है और वो हमारे ही आसपास है जिसने हमारे बेटे को इस दुनिया से दूर भेजा है। ये बात सुनकर वो पति हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद तुम बेटे के गम में बावली हो गई हो, तुमसे बेटे का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहूंगा भाग्यवान इस घर की डोर और बिखरे। हमारा एक बेटा रह चुका है, उस बेटे की पत्नी है और इस घर को आगे चलाना है। इस घर में तेल डालकर आग लगाने की कोशिश मत करो। मैं बिल्कुल भी इन बातों पर यकीन नहीं करूंगा। तभी वो बुजुर्ग महिला आंसुओं से भरी आंखों से कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता मैं जो कह रही हूँ? क्या तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दे पड़े हुए हैं? मेरा बेटा रोज मेरे पास आता है और रोज मुझे बताता है कि माँ, मेरा गुनहगार आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। ये बात बुजुर्ग व्यक्ति के समझ में नहीं आती है और वो कहता है कि क्या तेरे इस सपने पर कोई यकीन करेगा? क्या कोई मानेगा कि भाई एक बेटा मरने के बाद माँ को बता रहा है कि मुझे किसने मारा है? कौन करेगा यकीन? मैं पति हूँ, तुम्हारा दिल रखने के लिए हामी भर सकता हूँ, लेकिन ऐसी तकियानुसी बातों को मैं कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ? कानून क्या इन बातों को मानेगा? लेकिन दोस्तों, आगे इस घटना में जो चमत्कार होता है ना, वो आपके दिल को कपाने में कामयाब हो जाएगा। बहुत ही एक रोचक सी घटना जो 1996 से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको आगरा लेकर चलती हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें छुपाई गई हैं। आगरा से एक हमारी बहन है जो हमसे जुड़ी हुई है। मैं उन्हें बहन कहती हूँ, हालांकि उनकी उम्र मेरी माँ के बराबर है, लेकिन मैं उन्हें बड़ी बहन कहकर बुलाती हूँ। और उन्होंने जो घटना साझा की ना, मेरे होश उड़ गए सुनते वक्त और सुनाते वक्त। कभी वक्त मिला तो उनसे जरूर मुलाकात होगी और आप लोगों की बातें करवाऊंगी। दोस्तों, आगरा में एक परिवार रहता है। आगरा के आसपास की घटना है। इस परिवार में 2 लड़के थे, लड़कियां थी नहीं। और यहाँ पर पति पत्नी होते हैं। यहाँ पर घर का जो बड़ा बेटा होता है थोड़ा सा मानसिक रूप पर ठीक नहीं था, लेकिन घर में जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। घर की परिस्थितियों को देखकर घर का जो छोटा बेटा है वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। बड़ा भाई थोड़ा सा ऐसा है कि वो बहुत कम ध्यान देता है। मैंने कहा ना, उनकी मानसिक हालत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। छोटा भाई इतना संघर्ष करता है कि वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है, यानी आर्मी में, सेना में भर्ती हो जाता है और वो एक फौजी बन जाता है। फौजियों को दिल से सलाम करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर फौजी बनने के बाद वो घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे एक खबर करती है, क्योंकि जब वो छुट्टी आता है तो वो कहती है कि बेटा, तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, क्या हम तुम चाहे तो शादी कर सकते हैं? तब भी छोटे भाई जो फौज में था उसने कहा कि माँ, ये भाई की जिंदगी है, आप एक बार उनसे पूछिए। माँ कहती है कि उससे क्या पूछूं बेटा, उसके हालात तुम्हें पता है कैसे हैं। तभी छोटा भाई कहता है कि माँ, इतने बेकार हालात नहीं हैं। अगर बेकार हालात होते तो शादी ही नहीं होती। हालात बहुत सही हैं। हालात हमारे ऊपर आधारित होते हैं कि हम उन्हें कितना अच्छा और कितना बुरा बना सकते हैं। माँ अपने बेटे के इन लफ्जों को सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि लाल, मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरी जिंदगी में तुम आए और तुमने मेरी जिंदगी को संवार दिया। मैं और तेरे बाबा जीवन भर कष्टों में रहते, अगर हम मर भी जाए ना तो हमें पूरा यकीन है तुम अपने बड़े भाई का बहुत ख्याल रखोगे। माँ अपने बेटे से वचन लेती है, बेटा, मेरी आंखें खुले या बंद रहें, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई का हमेशा एक कवच बनकर रहना होगा। बड़े भाई की हमेशा मदद करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर ये शादी स्वीकार कर ली जाती है, ये रिश्ता। और वहां से रिश्ता क्यों आया था? एक बेटा फौज में है और घर पे यानी अच्छी खासी मौज आ रही है, बहुत सारे पैसे हैं। शादी होकर भाभी घर में आ जाती है। छोटा भाई जिसकी भाभी आई थी, उसने पहले ही दिन अपनी भाभी से कह दिया था कि भाभी, बड़ा भाई मेरी जान है और मेरे बड़े भाई का ख्याल रखना, क्योंकि वो भाई की शादी में छुट्टियां आया हुआ था। अब इससे आगे का कृत्य अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। अब उस भाभी की जो रुचि होती है वो अपने पति में नहीं होती, अपने देवर में होती है।
अब वो अपने देवर पर डोरे डालना शुरू कर देती है। ये सच्ची घटना है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजों के मामलों में इसमें कुछ रहस्य बना हुआ है। तो यहाँ पर वो भाभी जब देवर पर डोरे डालने लगती है तो देवर एकदम झटपट आ जाता है। माँ, कैसा रिश्ता लिया है? मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं। माँ कहती है कि लाडले, ये रिश्ता तो हो गया है और अब तो इस पर सवाल खड़े करने हमारी कोई जायज बात नहीं रहेगी। यहाँ पर छोटा भाई कहता है, ये लड़का जो फौज में है, माँ गलती हो गई है, भाभी उन लड़कियों में से नहीं है, बस इतना ही कहता है और भाभी को धमकाता है, सुनो मेरी बात, मेरे भाई से बढ़कर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए। आज तुमने ऐसी गलती करी है क्योंकि वो अपने देवर के कमरे में जाकर देवर को परेशान करती है और उसके संग बहुत गंदी हरकत करती है। देवर ने जैसे ही धमकाया तो भाभी को देवर बुरा लगने लगता है। इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया है। अब वो फौज में चला जाता है, जिंदगी सहज कटने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो भाभी होती है वो अलग ही वातावरण की थी, या उसका रहने का या उसका स्वभाव बहुत अलग होता है। उसके रिश्ते जुड़ने लगे थे अड़ोस पड़ोस के बच्चों से, यानी उसके पति के हम उम्र के लोगों से रिश्ते जुड़ने लगे थे। पति जो इन बातों को समझता नहीं है। अब एक बूढ़ा ससुर है, सास है, और यहाँ पर जो भाई है वो तो भाई जो समझदार है, घर का मेंबर, घर का सदस्य समझदार है, वो फौज में नौकरी कर रहा है, लेकिन वो दोबारा छुट्टी आता है। देवर को आते ही भाभी सावधान हो जाती है, फिर देवर चला जाता है। अब करीबन शादी के 1 साल बाद तीसरी बार देवर घर आता है। जब तीसरी बार देवर घर आता है तो वो वहीं से सरप्राइज करता है। पहले तो वो बता कर आता था कि मैं उस दिन आऊंगा, ये आऊंगा, खत डाल दिया करता था या किसी के वैसे नंबर से फोन एसटीडी कॉल कर लिया करता था। लेकिन अब वो बिना बताए अपनी माँ को एकदम, कहते ना बहुत चक्का, या माँ को सरप्राइज करना चाहता था, अगर इस भाषा में आपसे बोलूं तो वो चुपचाप बिना बताए छुट्टी लेकर घर आता है। दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ मायके गई हुई थी, बाबा खेतों पर गए हुए थे, और यहाँ पर जो भाभी है वो घर पर अकेली थी और माँ अपने बड़े बेटे को अपने साथ लेकर गई थी। ये बात बिल्कुल भी उस फौजी को नहीं पता थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी। अब जैसे ही फौजी देवर एकदम घर में प्रवेश करता है तो भाभी के साथ एक पड़ोस के लड़के को देखता है। देखते ही उसकी रूह कांप जाती है और वो गुस्सा होने लगता है। यहाँ पर भाभी पैरों को पकड़ लेती है, देवर जी अब की बार हो गया है, कभी नहीं होगा। तभी यहाँ पर फौजी लड़के ने कहा, तुम कैसे नहीं कर सकती, दूसरी बार है ये, तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो, वो समझदार है, वो नादान है, तो क्या तुम उसके साथ ऐसा करोगी? क्या तुम्हारी ये बातें सही हैं? भाभी मैं तुम्हें माँ मानता था, लेकिन पहला पर्दा तुमने मेरा उस दिन हटाया जब तुमने मेरे साथ गलत हरकत की, और ये क्या है? तब भी यहाँ पर वो भाभी पैरों में सीधी लेट जाती है। देवर जी अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर शायद उस फौजी लड़के की या उस छोटे घर के बेटे की ये गलत फैसला था। उसने अपनी भाभी को माफ कर दिया। माफ करने के साथ जब माँ आती है तो माँ पर वो चिल्ला कर पड़ता है, माँ मैं आपको खुश करना चाहता था, लेकिन आप भाभी को घर पर अकेला छोड़कर क्यों गई? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो अब भी सब कुछ सही करना चाहता था। दोस्तों वो सही करना चाहता था, घर वालों को कुछ भी पता नहीं। तभी माँ कहती है, बेटा तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा, तेरे बाबा का और तेरे भाई का बहुत ख्याल रखती है। इस जैसी औरत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तभी यहाँ पर वो लड़का समझ जाता है कि माँ बाप को क्या घुट्टी दी जा रही है और माँ बाप को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाई तो इतना समझदार नहीं था कि ये सब कुछ समझ सके दोस्तों, लेकिन वो भाभी अब दोहरा जीवन जी रही थी। उसके मन में बदले की भावना प्रबल हो जाती है कि इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, ये ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ पर उसी प्रेमी के साथ मिलकर कहती है कि इसको अब रास्ते से हटाना है, क्योंकि इसकी जो सास है उसका भाई बीमार था और सास को दोबारा जाना था वहीं पर अपने मायके उस भाई को देखने के लिए। और दोस्तों इसी बात का ये भाभी मौका होता है उसका फायदा उठाना चाहती है। यहाँ पर जो पापा जी हैं वो रोज खेत पर जाते हैं, यानी जो ससुर जी हैं, और बड़ा भाई अपनी माँ के साथ गया था क्योंकि वो कभी भी नहीं रहता था, कहता माँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यहाँ पर ये भाभी घर में अकेली होती है।
देवर भी। इसे बहुत तकलीफ होती है देवर को कि ये कोई उल्टी सीधी हरकत फिर ना कर दे। लेकिन दोस्तों देवर को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। आज माँ कहकर गई थी कि बेटा तुम घर पर हो तो मैं थोड़ा लेट आऊंगी तो सही लेकिन लेट आऊंगी। तभी दोस्तों उस भाभी ने उस पड़ोस के, क्योंकि दिन के वक्त ये देवर अपने ऊपर पुराने घर नहीं होते हैं, मोटी मोटी दीवारों के हवेली टाइप, उस चौबारे में ऊपर सोया हुआ था। गर्मियों के दिन थे, बहुत तेज लू चल रही थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। और तभी यहाँ पर उस भाभी ने उस प्रेमी को बुलाया और प्रेमी ने आते ही सोते हुए व्यक्ति के मुंह को इतनी बुरी तरह से भींचा कि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। पहले उसके ऊपर जो चारपाई होती है उससे उसको रस्सियों से थोड़ा सा कसा जाता है। दोस्तों कसने के बाद उसे बिल्कुल ही यानी इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है, बिल्कुल ही। लेकिन उस जैसे गांव में घर नहीं होते हैं, एक दूसरे से छिपे हुए होते हैं, तो पड़ोसी भी कभी कभी गांव में इधर उधर बच्चे कूद जाते हैं, फांस जाते हैं, छतों पर आ जाते हैं। एक पड़ोस का छोटा बच्चा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वो बच्चा बहुत डर जाता है, उससे बुखार हो जाता है, वो घर वालों से कुछ नहीं कह पाता। यहाँ पर देवर यानी जो पड़ोस का प्रेमी था भाभी का, इन दोनों ने उस लड़के को या उस फौजी को मार दिया था। मारने के बाद दोस्तों यहाँ पर तभी ये लोग क्या करते हैं, कुछ जहरीली दवा ये लाते हैं, जो गोलियां होती हैं नाज में दावने वाली, उन गोलियों को लाकर इसी चारपाई पर रस्सियों को खोलकर और इसी पर फैला दिया जाता है। और ये महिला जोर जोर से रोने लगती है, मेरे देवर ने अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दिया। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के साथ साथ यहाँ पर सभी बहुत जोर जोर से रोते हैं। माँ आती है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से उस व्यक्ति का काम किया गया था कि उसके शरीर पर कोई चोट के ज्यादा निशान नहीं थे, केवल एक कलाई पर हल्का सा रस्सी का मार्क्स आया था, यानी निशान आया था। घर वाले सब इकट्ठा होते हैं, पिता भी इकट्ठा होता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सब ये सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब सब यही समझते हैं कि इसने अपने आप को इस दुनिया से दूर कर दिया। अब दोस्तों बहू बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बन रही थी इन सब के बीच में। तभी यहाँ पर अब पहले ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब 1995 की बात कर रही हूं मैं आपसे, 96-97 की। तो आप सोचिए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। तभी यहाँ पर पहले लोग बहुत परहेज मानते थे, शरीर को या पोस्टमार्टम को, ऐसी चीजों को बहुत कम माना जाता था। यहाँ पर सरकारी महकमे में होने के बावजूद भी इस फौजी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये हो जाती है, कमाल की बात थी, यहाँ पर सभी ग्रामीण एक तरफ हो जाते हैं और इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब रही बात दूसरी, अगर जमीन के अंदर दफनाया जाता तो शायद दोबारा सबूत भी मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार ने इसको विधि का विधान मानकर और इसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और कानून को भी नहीं आने दिया, यानी फौज को भी पता नहीं चलने दिया, क्योंकि अज्ञानता में पहले लोग बहुत जिया करते थे। ये बहुत ताज्जुब भरी बात है कि ऐसा कैसे हो गया। अगर ऑन ड्यूटी कुछ होता या वो फौज में होते तो शायद प्रक्रिया कुछ और होती, लेकिन वो घर पर इस दुनिया से गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर कानून को इत्तला नहीं की जाती है और इस लड़के को ना ही बिना कुछ जांचे पड़ते माँ रोती है, विलाप करती है, बेहोश होती है और इसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। गाँव के सब लोग, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, अरे रहने दो, सही है, ये बड़े मौज से रह रहे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद जब एक कर्म खराब होते हैं ना, दिमाग के जब हमारे दिन खराब होने होते हैं तो सारी चीजें हमारे विपरीत हो जाती हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ हो जाने के बाद अब रात होती है, 2 दिन निकलते हैं। अब तीसरा दिन जैसे ही आता है तो ये माँ जो सो रही थी, इस माँ के सामने बेटा खड़ा होता है, लाल आंखें, गुस्से में। और माँ सोई नहीं थी, बेटे को ही ढूंढ रही थी। जवान बेटा था, लेकिन था रात गुजारनी है। वो कहता है कि माँ, मेरे साथ कितना बुरा हुआ और आप लोगों ने भी जांच पड़ताल नहीं की। उस जमाने की भाषा में बोलूं तो आप लोगों ने छानबीन नहीं की। माँ कहती है कि बेटा किस चीज की छानबीन। वो कहता है कि माँ तुम्हें नहीं पता। तभी दोस्तों घर में खटपट होती है और वो वहां से चला जाता है। अब हर रोज रात को माँ बेटे का इंतजार करती है, फौजी बेटे का, कि भाई आएगा और
और वो हर रोज कुछ शब्द कहता है, इतने ही कुछ शोर हो जाता है, क्योंकि ऐसे जब मृत्यु होती है तो किसी को भी नींद नहीं आती है उस घर में, उस घर की हवा बदल जाती है, ये आप भी मानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे 13वीं आ जाती है, लेकिन उन दोनों माँ बेटी की बातें पूरी नहीं होती हैं। वो जब बातें करने की कोशिश करती है तो घर का कोई सदस्य है कि तुम इतना सदमा मत लो, मर जाओगी, ये हो जाएगा, ये सब कुछ चल रहा था। 13वीं के दिन फिर वो गुस्से में आता है, कहता है कि मेरी और तुम्हारी बातें नहीं होंगी, चलो मुझे तुमसे बात करनी है ऊपर चलकर। उसी चौबारे में माँ बताती है, वो महिला आज भी कह रही थी कि बेटी उसकी जो ऊर्जा है ना बहुत प्रबल हो गई। वो बहुत गुस्से में कहता है कि माँ तुमसे ही बात कर पा रहा हूं मैं, और तुमसे ही बात करना चाहता हूं। ये जो भाभी सोई हुई है ना, इसने मुझे मरवाया है और तुमने कोई जांच पड़ताल नहीं की, बाबा ने किसी को नहीं माना। माँ चुप खड़ी रह जाती है। वो कहता है कि माँ आवाज मत करना वरना भाभी सतर्क हो जाएगी। और माँ मेरी 13वीं होने के बाद करीबन 4 दिन बाद दोनों की मिलने की तारीख फिक्स हुई है। यानी वो आत्मा बनकर उस घर में घूम रहा था और सुन रहा था कौन कहां पर क्या कर रहा है। माँ वही सही समय है, इसको पकड़ना, गांव के सामने शोर मचाना और फिर एक कंप्लेंट दर्ज करना, और माँ वहां पर इत्तला करो जहां पर मैं नौकरी करता था, बताओ उनको कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूं। दोस्तों एक माँ एकदम से होश में आ जाती है, सच में ही, और फिर वो बेटा गायब हो जाता है। अब माँ के हाथ में कोई सबूत नहीं। अब 13वीं के दिन जब 14वां दिन आता है तो वो पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरे बेटा मेरे पास आया था। अब वो जब कहता है, जब पिता सुनता है इन बातों को तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मर चुका है, तुम्हारी आंखें लग गई होंगी और तुम्हें वो नजर आ गया होगा। वो कहती कि नहीं, उसने तो मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, उसने ये तक बातें बता दी थी कि भाभी ने मेरे साथ क्या किया था। अब जब किसी के बीच में कोई मामला नहीं था तो इसको कैसे पता, बड़ा भाई जो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। दोस्तों यहाँ पर अब ये पति कहता है कि कौन विश्वास करेगा, क्यों पागल बना रही हो, लोग हमें पागल घोषित कर देंगे। वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरी बातों पर कानून यकीन नहीं करेगा लेकिन कानून सबूतों पर तो यकीन करेगा। वो कहता है कि कौन सी सबूत। वो कहती है कि कानून तो इन बातों को नहीं मानेगा और ना ही हम कानून के सामने इन बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सबूत इकट्ठा करें तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर दोनों पति पत्नी बताए हुए समय पर इंतजार करते हैं, और जब उस घर की बहू का पीछा किया जाता है तो वो सच में ही उस पड़ोस के व्यक्ति से मिलती है जो उसके पति की हम उम्र था, और दोनों बातें करते हैं। गनीमत ये रही यहाँ पर दोनों पति पत्नी ने पड़ोस के कुछ चुनिंदा लोगों को अपने साथ मिला लिया था। ये बहुत सटीक जानकारी थी, सच में ही क्या कोई आत्मा ऐसे बता सकती है। दोस्तों वहां पर जब चुनिंदा लोग उनके साथ होते हैं ना तो उस महिला को रंगे हाथों पकड़ा जाता है उस पड़ोसी के साथ। वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है, पूरे मामले को पुलिस के सामने रखा जाता है, पूरे मामले को सामने रखा जाता है। और यहाँ पर फिर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है ना, पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करती है, तो उस बच्चे का भी पता चलता है, जो बच्चा करीबन 4 दिन तक बुखार से नहीं उठा था, उसने जो अपनी आंखों से कृत्य देखा था ना, उसकी रूह कांप जाती है। वो बच्चा भी बताता है। उसके बाद इन दोनों लोगों को पुलिस की हवालात में बंद होना पड़ता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ये 2 बार यानी परोल यानी जमानत पर बाहर भी आते हैं, लेकिन एक माँ और एक पिता संघर्ष नहीं हारते हैं और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। अपने बेटे की उस मृत्यु का बदला लेते हैं, जो मृत्यु शायद लोगों के सामने जीवन भर रहस्य रहती अगर वो आत्मा उस माँ के सामने नहीं आती। एक और हैरानी भरी बात, उसके बाद वो आत्मा कहीं पर भी उस माँ को नजर नहीं आती है। माँ जब उस बहू को और उस प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ती है, गांव में शोर मचता है, कानून भी हैरान हो जाता है, कार्रवाई जब होती है, बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह सामने आती हैं। उस लड़की के घर वाले भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं कि भाई हमारी लड़की ने गलत किया है, वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार पूरी बात बताने के बाद वो आत्मा फिर उसकी माँ को कभी भी नजर नहीं आई। वो कहती हैं कि बेटी, मैं भावुक हो जाती हूँ अपने बेटे की फोटो देखकर। आज बड़े बेटा के पास रहते हैं, उसको हम संभालते हैं और वो हमें संभालता है, और हम अपने छोटे बेटे को याद कर कर बहुत रोते हैं।
आज उसके बच्चे भी बहुत बड़े हो जाते, शायद हमारा जीवन बहुत अलग होता, शायद हमारे घर की ये बहू ऐसा कृत्य नहीं करती। इसने तो मुझे जीते जी मार दिया। वो फिर भी कहती हैं कि बेटी, आपकी वीडियो जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत दिलासा मिलती है, दिल को एक धैर्य मिलता है, और मैं सोचती हूँ कि शायद हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होंगे जो हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं उनकी इस समझदारी को सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि शायद मेरे कर्मों का प्रभाव है, मेरे और मेरे पति का, जो आज हम संतान होते हुए भी बिना संतान के हैं, और शायद एक वृद्ध आश्रम की तरह हम जीवन बिता रहे हैं, और हमें कोई टाइम पर खाना देने वाला भी कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन बेटी, अगर मैंने इस संघर्ष से मुंह मोड़ लिया, और ये सब कुछ भी मुझे आपकी घटनाओं को जानकर ही पता चला है, आपकी जो वीडियो देखती हूँ ना, उनसे ही समझ में आया कि हमारी ही गलती है। तो बेटी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस घटना को भी लोगों के सामने रखें, लोगों को जागरूक करें, और उनकी आस्था को और उनके विश्वास को भगवान में जोड़ो। तुम एक बहुत नेक और बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, तो तुम्हारा कार्य मुझे बहुत पसंद आया। सच में ही मैं उनके कमेंट को पढ़कर वाकई में ही बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि सच में ही ऐसा हो सकता है। उन्होंने दरअसल अपनी पूरी घटना मुझे मेरे यानी जो फेसबुक आईडी है उसके जरिए मेरे पास पहुंचाई, और मैंने वो घटना आप लोगों के सामने रखी। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मुझसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। मैं अपने होशो हवास में हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, अपना वक्त गुजार रही हूँ, लेकिन क्या मैं झूठ बोलूंगी इस उम्र में भी। उन्होंने, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि मैंने कहा आप कोई फोटो, वो कहती है कि बेटी, मैं इस चीज को ऐसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। मेरे जख्म नए हो जाते हैं जब मैं इस चीज को सोचती हूँ। हाँ, मैं दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इतना भी अब इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही है। सच में ही माँ, आपको सल्यूट है। आपने अपने बेटे की बातें सुनी। मैं आपकी कहानी को, आपकी स्टोरी को सुनकर मैं कहती हूँ आप लोगों से, हर किसी के जीवन की कोई ना कोई कहानी है। कोई इस दुख से दुखी है, कोई उस दुख से दुखी है, कोई किसी के सुख से दुखी है, तो कोई अपने दुख से दुखी है। अरे हम तो तब जाने जब दूसरों के दुख को देखकर तुम दुखी हो, और दूसरों की खुशी को देखकर तुम्हारे अंदर प्रसन्नता आए। लेकिन ये बात तो बच्चों में भी नहीं पाई जाती है, एक शोध के जरिए पता चला है। तो चलिए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में राय जरूर लिखकर भेजना। लेकिन एक माँ ने कहा कि बहुत सारे लोग इससे जागरूक होंगे। कानून भले ही नहीं मानता कि ऐसी चीजें होती हैं, नहीं होती, लेकिन एक माँ मानती है कि उसका बेटा उसके पास आया था और उसने बहुत सारी बातें रखी थी। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय लिखकर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।